हाँ, अगर कल सुबह पेट्रोल पंप पर लगे बोर्ड पर हाँ। कीमत अचानक से 250 रुपए प्रति लीटर दिखने लगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी? अरे शायद एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि मशीन का डिस्प्ले ही खराब हो गया है। बिल्कुल, या फिर लगेगा कि कोई बहुत बुरा मजाक चल रहा है। लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन या कोरी कल्पना नहीं है। एकदम सही बात है। तो आज रैंकवीर एसएससी चैनल के इस विस्तृत चर्चा यानी डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो इस डरावने सपने को लिटरली सच करने की पूरी ताकत रखता है। हाँ, मतलब सोच कर ही पसीना आ जाए ऐसी बात है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन उन सभी छात्रों और उन जिज्ञासु लोगों के लिए जियोपॉलिटिक्स के इस सबसे अहम हिस्से को डिकोड करना है जो शायद इस विषय में एकदम नए हैं। एकदम सही। और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, मतलब कुछ बेहद अहम नक्शे, ग्लोबल इकोनॉमी का डेटा और कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं। हाँ, जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे दुनिया के नक्शे पर मौजूद सिर्फ 21 मील चौड़ा एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और यहाँ तक कि हमारी रसोई का बजट भी उसी पर टिका है। बिल्कुल, ये सच में एक ऐसा विषय है जो ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। तो आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज जलडमरू मध्य कहा जाता है। जी, और दुनिया भर के नक्शों और आर्थिक डेटा का विश्लेषण करने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? कि यह सिर्फ पानी की एक पट्टी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की धड़कन है। बाप रे! हाँ, अगर ये धड़कन एक दिन के लिए भी रुक जाए ना, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था सीधे कोमा में जा सकती है। ये सुनकर काफी हैरानी होती है कि हमारे स्थानीय पेट्रोल की कीमतें किसी ऐसी जगह से तय हो सकती हैं जिसे शायद बहुत से लोग नक्शे पर खोज भी ना पाएं। हाँ, ये अक्सर होता है। तो सबसे पहले इसके भूगोल और इसके पैमाने को स्पष्ट करते हैं। मतलब आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कहाँ और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अगर हम मिडल ईस्ट के नक्शे पर नजर डालें ना, तो ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। अच्छा। ये मुख्य रूप से फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और आगे जाकर अरब सागर से जोड़ता है। ठीक है। तो देशों की बात करें तो इसके आसपास कौन से देश हैं? भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके उत्तर में ईरान स्थित है। ईरान, हाँ। और दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का कुछ हिस्सा है। ओके। और मजे की बात यह है कि इसके सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई केवल 21 मील के आसपास है। सिर्फ 21 मील? हाँ, लेकिन इसका महत्व इसके छोटे आकार के बिल्कुल विपरीत है। बहुत विशाल है। मतलब 21 मील तो अगर मैं इसकी कल्पना करूं तो ये एक बड़े शहर के एक छोर से दूसरे छोर जितनी दूरी है। हाँ, बस उतनी। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो जिसमें लाखों दर्शक बैठे हों। बिल्कुल। लेकिन बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही एग्जिट गेट हो। सबको उसी एक गेट से होकर गुजरना है। ये एग्जिट गेट वाली एनालॉजी स्थिति को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है। जी पूछिए। क्या वाकई दुनिया के पास इस रास्ते का कोई दूसरा विकल्प नहीं है? मतलब आज के इस आधुनिक युग में जहाँ तकनीक इतनी आगे है, हाँ, तो हम कोई और रास्ता या कोई पाइपलाइन नेटवर्क इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हमारे पास जो डेटा है वो इसे दुनिया का द अल्टीमेट बॉटलनेक कहता है। अल्टीमेट बॉटलनेक? हाँ, दुनिया के 5 सबसे बड़े तेल निर्यातक देश जो हैं, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान, हाँ। इन सभी के तेल टैंकरों को दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचने के लिए इसी इकलौते रास्ते से निकलना पड़ता है। अच्छा, तो पाइपलाइंस का क्या? जहां तक पाइपलाइंस का सवाल है, उनका विज्ञान और अर्थशास्त्र बहुत अलग तरीके से काम करता है। वो कैसे? पाइपलाइंस के जरिए तेल भेजना बहुत धीमा होता है और उसकी एक निश्चित क्षमता होती है। हाँ, ये तो है। और सबसे बड़ी बात, इसे बिछाने में भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं बहुत आड़े आती हैं। देशों के बीच विवाद होते हैं। बिल्कुल, हर देश इजाजत नहीं देता। सही कहा। जबकि एक विशालकाय सुपर टैंकर जो होता है, वो एक ही बार में 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल ले जा सकता है। ओहो, 20 लाख बैरल एक बार में? जी, और उसे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है, बिना किसी दूसरे देश की जमीन से गुजरे। इसका मतलब है कि पाइपलाइंस कभी भी इन सुपर टैंकर्स की जगह नहीं ले सकती? बिल्कुल नहीं। तो अगर हम थोड़ा आंकड़ों की बात करें तो इस एक संकरे रास्ते से आखिर कितना तेल गुजरता है? आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं। जो ग्लोबल इकोनॉमी के इन्फोग्राफिक्स हैं, वो बताते हैं कि दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा केवल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 20%? पूरी दुनिया का? जी हाँ। इसे दुनिया की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है। बाप रे। आसान शब्दों में कहें तो हर दिन, ध्यान देने वाली बात है, हर एक दिन
17 से 20 मिलियन बैरल तेल इस समुद्री मार्ग से ट्रांसपोर्ट होता है। 20 मिलियन बैरल हर दिन। हाँ, अगर इसकी कल्पना की जाए तो ये ऐसा है जैसे तेल से भरे ट्रकों की एक लाइन दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर दिन बिना रुके चल रही हो। एकदम सही तस्वीर पेश की है आपने। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल मेरे दिमाग में आता है। जी, अगर ये रास्ता पूरी दुनिया के लिए इतना ही जरूरी है, मतलब ग्लोबल सप्लाई का 20% हिस्सा यहाँ से जा रहा है, हाँ, तो फिर दुनिया के सभी देश मिलकर इसे एक शांत और सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र क्यों नहीं घोषित कर देते? ये सवाल बहुत ही वाजिब है। मतलब हम हमेशा खबरों में देखते हैं कि वहां युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, नेवी तैनात है, ऐसा क्यों है? देखिए, अर्थशास्त्र और भू राजनीति का सबसे बड़ा टकराव यहीं देखने को मिलता है। अच्छा, हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये क्षेत्र केवल एक इकोनॉमिक रास्ता नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक सैन्य महत्व वाला फ्लैश पॉइंट है। मिलिट्री इंपॉर्टेंस। बिल्कुल। जो भी देश इस 21 मील के रास्ते को कंट्रोल करेगा, दुनिया की इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल एक तरह से उसी की मुट्ठी में होगा। हाँ, ये तो लॉजिकल है। अब अगर हम निष्पक्ष रूप से क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण करें, हाँ, जो स्रोतों में दिया है जी, तो एक तरफ ईरान है। ईरान की तटरेखा इस जलडमरू मध्य के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करती है। ठीक है। और ईरान ने अतीत में कई बार ये स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध बढ़ाए जाते हैं, यानी सैंक्शंस, हाँ सैंक्शंस, या उसके आर्थिक हितों को चोट पहुंचाई जाती है, तो वो इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ बताइए। अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो क्या खुद उसकी अर्थव्यवस्था नहीं चरमरा जाएगी? बिल्कुल चरमराएगी। आखिर ईरान भी तो अपना तेल बेचने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है ना। जी, ये तो एक तरह से दोनों तरफ की तबाही वाली बात हो गई, जिसे म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन कहते हैं। हाँ, MAD। तो फिर कोई देश सच में ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाएगा? ये एक बहुत ही शानदार और गहरा सवाल है। देखिए, कूटनीति में इसे डिटेरेंस या निवारक कहा जाता है। डिटेरेंस। हाँ। अच्छा, ईरान का मुख्य उद्देश्य वास्तव में इस रास्ते को बंद करना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि इसे बंद करने की धमकी देना है। ओ, मैं समझ रही हूँ। ये एक परमाणु हथियार की तरह है। इसका असली इस्तेमाल इसे चलाने में नहीं, बल्कि इसका खौफ बनाए रखने में है। बिल्कुल, सामने वाले को डराने के लिए। हाँ, और दूसरी बात, अगर नौबत ब्लॉकेट तक आ ही जाए, हाँ, तो इसके काम करने का तरीका या इसका मैकेनिज्म वैसा नहीं होता जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। मतलब? किसी को वहां समुद्र में ईंटों की दीवार नहीं बनानी है। हाँ, तो फिर ये ब्लॉकेड काम कैसे करता है? मतलब अथाह समुद्र को कैसे रोका जा सकता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है, किसी देश को बस वहां कुछ समुद्री खदानें यानी सी माइंस बिछानी है या कुछ मिसाइलें तैनात करनी है। बस इतना ही? हाँ, जैसे ही किसी एक कमर्शियल जहाज पर हमला होगा या कोई खतरा महसूस होगा, अच्छा, ग्लोबल मैरीटाइम इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं, वो उस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों का बीमा करने से मना कर देंगी। अरे बाप रे। या फिर प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ा देंगी कि कोई भी शिपिंग कंपनी $100 मिलियन का जहाज वहां ले जाने का रिस्क ही नहीं लेगी। मतलब बिना इंश्योरेंस की कमर्शियल शिपिंग तुरंत रुक जाएगी। एकदम सही। यही वो अदृश्य दीवार है जो पूरे ट्रैफिक को रातों रात रोक सकती है। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। अरे। मतलब गोलियां चलने से पहले ही इंश्योरेंस कंपनियां ही उस रास्ते को सील कर देंगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की वहां इतनी भारी सैन्य उपस्थिति रहती है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसी डर के कारण अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के युद्धपोत वहां 24 घंटे गश्त करते हैं। हाँ, नेवल पेट्रोलिंग। जी, वहां लगातार सैन्य अभ्यास चलते रहते हैं ताकि किसी भी देश को ये रास्ता बंद करने का जरा भी मौका ना मिले। मतलब ये एक ऐसे व्यस्त हाईवे की तरह है जहां अरबों डॉलर का माल गुजर रहा है। हाँ, और दोनों तरफ हथियारों से लैस गार्ड्स 24 घंटे एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। एक छोटी सी गलतफहमी, रडार पर दिखाए गलत सिग्नल और पूरा ट्रैफिक हमेशा के लिए ठप हो सकता है। जी, तो चलिए मान लेते हैं कि वो चिंगारी किसी दिन भड़क जाती है। ठीक है, मान लेते हैं। आज जो स्थिति है, जिसे स्टेटस को कहा जाता है, वहां 20 मिलियन बैरल तेल आराम से बह रहा है। हाँ, लेकिन अगर किसी दिन पूरी तरह से ब्लॉकेड हो जाए तो क्या होगा? इसका डोमिनो इफेक्ट या चेन रिएक्शन कैसे काम करेगा? देखिए, हमारे इन्फोग्राफिक्स इस डोमिनो इफेक्ट को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। देशों के पास तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं ना? हाँ, होते हैं। मतलब आपातकाल के लिए तो उन्होंने लाखों बैरल तेल जमीन के नीचे छुपा कर रखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो क्या उस बैकअप ऑयल का इस्तेमाल करके इस संकट को टाला नहीं जा सकता? देखिए, ये तर्क सुनने में बहुत सही लगता है। हाँ। लेकिन जब हम इसके पीछे के गणित को देखते हैं ना, तो सच्चाई बहुत अलग नजर आती है। अच्छा, बैकअप ऑयल सिर्फ एक बैंडेड की तरह है। ये कोई पक्का इलाज नहीं है। वो कैसे? दुनिया हर दिन 100 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल की खपत करती है।
ओके। और अमेरिका, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है, हाँ। उसके पास भी केवल कुछ 100 मिलियन बैरल ही जमा है। ओ। तो अगर ग्लोबल सप्लाई से 20% हिस्सा रातों रात गायब हो जाए तो दुनिया भर के ये सारे रिजर्व कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह खाली हो जाएंगे। ओहो, मतलब रिजर्व सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत दे सकते हैं, समस्या का समाधान नहीं कर सकते। एकदम सही। और जैसे ही बाजार को ये बात समझ आएगी, हाँ, तब शुरू होगा हमारा दूसरा चरण, जो कि है कीमतों में उछाल। बिल्कुल, कीमतों में ऐतिहासिक उछाल। कमोडिटी मार्केट का तंत्र बहुत संवेदनशील होता है। हाँ, पैनिक बहुत जल्दी फैलता है वहाँ। जी, ये सिर्फ तेल की भौतिक कमी नहीं होगी, बल्कि ट्रेडर्स के बीच एक भयंकर दहशत फैल जाएगी, सट्टेबाजी शुरू हो जाएगी। बाप रे। और शुरुआत में जो 250 रुपए प्रति लीटर का परिदृश्य सामने रखा गया था ना, हाँ हाँ। वो यहीं से कठोर हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। और इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है तीसरा चरण है। एकदम सही। अगर तेल इतना महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियां, ट्रक, जहाज, सब कुछ चलाना बहुत महंगा हो जाएगा। इसे हमें जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स के चश्मे से समझना होगा। अच्छा, वो क्या होता है? आज की दुनिया की पूरी सप्लाई चेन इसी मॉडल पर काम करती है कि सामान बिल्कुल उसी वक्त पहुंचे जब उसकी जरूरत हो। गोदामाल जमा करने का चलन अब कम हो गया है। हाँ, सही बात है। अब अगर तेल महंगा होता है तो शिपिंग कंपनियां ईंधन बचाने के लिए अपने जहाजों की गति धीमी कर देंगी, ओके। जिसे शिपिंग की भाषा में स्लो स्टीमिंग कहते हैं। स्लो स्टीमिंग, ठीक है। इसका नतीजा ये होगा कि फैक्ट्रियों में कच्चे माल की कमी हो जाएगी, एयरलाइंस के टिकट की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, बिल्कुल। और ग्लोबल शिपिंग सेक्टर बुरी तरह चरमरा जाएगा। और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, जो कि चौथा और सबसे खतरनाक चरण है? वो है वैश्विक ऊर्जा संकट, यानी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। ओहो। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक साथ झटके खाएगी, महंगाई दर अनियंत्रित हो जाएगी। हाँ, इन्फ्लेशन। फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी, बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी, और एक भयंकर आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। ये सच में डराने वाला है। बिल्कुल है। लेकिन अक्सर जब अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति की बातें होती है ना, हाँ, तो ऐसा लगता है कि ये सब तो बहुत दूर हो रहा है। हम भारत में बैठे हैं, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर। जी। क्या भारत इस भौगोलिक खतरे से किसी भी तरह सुरक्षित है? काश मैं कह पाता कि हाँ, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बयां करता है। अच्छा। देखिए, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाँ, ये तो है। और इसकी ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। 80% इम्पोर्ट होता है? जी, और इस आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे मिडल ईस्ट से आता है। और मिडल ईस्ट से निकलने का वो इकलौता रास्ता। जी हाँ, वो सारा तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से होकर गुजरता है। बाप रे। वहां से ये तेल अरब सागर को पार करते हुए भारत के पश्चिमी तटों तक पहुंचता है। जैसे गुजरात या महाराष्ट्र के बंदरगाह? बिल्कुल, जैसे गुजरात के जामनगर या कांडला और महाराष्ट्र के बंदरगाह। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से इस एक संकरे रास्ते के खुले रहने पर निर्भर करती है। एकदम 100%। तो अगर वहाँ ब्लॉकेड होता है तो एक आम भारतीय नागरिक जिसका शायद शेयर बाजार या ग्लोबल इकोनॉमी से कोई सीधा लेना देना न हो, हाँ, उसकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब ये महंगाई का चक्र कैसे काम करता है? इस तंत्र को समझना बहुत जरूरी है सभी के लिए। बताइए। मान लीजिए कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोगुनी हो जाती है। ठीक है। तो भारत की रिफाइनरीज को वो महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। इसके बाद वो महंगा पेट्रोल और डीजल पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर पहुंचेगा। हाँ, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब असली खेल शुरू होता है, माल ढुलाई यानी फ्रेट का। अच्छा। भारत में 70% से ज्यादा माल ढुलाई ट्रकों के जरिए होती है, जो डीजल पर चलते हैं। तो जब डीजल महंगा होगा तो पंजाब से केरल गेहूं ले जाने वाले ट्रक का भाड़ा भी तो बढ़ जाएगा ना? बिल्कुल बढ़ेगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कम कीमत वाली जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे राशन, हाँ, उनमें ट्रांसपोर्ट का खर्च एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर डीजल के दाम 50% बढ़ते हैं तो किसानों के खेत से आ रही सब्जियां, अरे हाँ, फैक्ट्रियों से आ रहा साबुन, दालें, दूध, हर रोजमर्रा की चीज महंगी हो जाएगी। ओहो। अर्थशास्त्र में इसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन? जी, आम आदमी का पूरा बजट तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बाइक में पेट्रोल भरवाने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात की गारंटी है कि कल आपके खाने की थाली कितनी महंगी होने वाली है। यानी वो 21 मील का रास्ता सीधे तौर पर हमारे किचन से जुड़ा हुआ है। लिटरली जुड़ा हुआ है।
तो जो छात्र और जिज्ञासु श्रोता इस वक्त रैंकवेयर एसएससी चैनल पर ये विश्लेषण सुन रहे हैं, हाँ। खासकर वे जो एसएससी, रेलवे या डिफेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जी उनके लिए ये पूरा भौगोलिक खाका दिमाग में बैठाना अब बहुत आसान हो गया होगा। बिल्कुल। देखिए, जब आप घटनाओं के पीछे का क्यों और कैसे समझ लेते हैं ना, तो तथ्य अपने आप याद हो जाते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर कोई अभी अपने दिमाग में इस पूरे नक्शे को ड्रॉ कर रहा है, शायद अपने आने वाले ज्योग्राफी एग्जाम के लिए, हाँ, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। हम एक ऐसे रणनीतिक चोक पॉइंट की बात कर रहे हैं जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, एकदम सही। जिसके उत्तर में ईरान मुस्तैद है और दक्षिण में ओमान। जी, ये केवल रटने वाले तथ्य नहीं है, ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। बहुत ही सटीक विश्लेषण किया आपने। हमारे श्रोतों में एक बहुत ही प्रासंगिक कोट यानी उद्धरण दिया गया है। क्या है वो? जो इस पूरी चर्चा का बेहतरीन निष्कर्ष निकालता है। उसमें लिखा है, एक 21 मील चौड़ा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चला भी सकता है और उसे घुटनों पर भी ला सकता है। यही भूगोल और ग्लोबल पॉलिटिक्स की असली ताकत है। चला भी सकता है और घुटनों पर भी ला सकता है। हाँ, ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में ये स्पष्ट हो गया कि हमारी आधुनिक दुनिया, जिस पर इतना गर्व किया जाता है, वास्तव में कितनी नाजुक डोर से बंधी है। एकदम सही कहा आपने। भू राजनीति सिर्फ नेताओं और कूटनीतिज्ञों का विषय नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी जेब से जुड़ा है। हाँ, हर आम इंसान से जुड़ा है। तो ऐसे ही जटिल और उलझे हुए विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए रंगवीर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी सुनने वाले हमेशा दुनिया भर की अहम जानकारियों से अपडेट रहें। क्योंकि सही जानकारी ही किसी भी परीक्षा और असल जिंदगी में बढ़त दिलाती है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले जी, एक ऐसा विचार, एक ऐसा सवाल छोड़ना जरूरी है जो इस पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? आज पूरी दुनिया इस 21 मील के रास्ते पर निर्भर है, क्योंकि दुनिया तेल पर चलती है। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, हाँ, ईवीज का जमाना आ रहा है। तो क्या आने वाले दशकों में ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अपनी ये ताकत खो देगा? ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या ये संभव है कि दुनिया की ये महाशक्तियां अपनी सेनाएं और अपने युद्धपोत वहां से हटाकर अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका के उन नए चोक पॉइंट्स पर तैनात कर देंगी? अच्छा, यहाँ मिनरल्स हैं। बिल्कुल, जहां भविष्य का असली खजाना यानी लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स दबा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य का युद्ध तेल का नहीं, बल्कि बैटरी के खनिजों का होने वाला है? इस पे तो एक अलग ही डीप डाइव हो सकता है। बिल्कुल। तो इस पर सभी सुनने वाले जरूर विचार करें। आज के विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। सुनते रहिए और सीखते रहिए।